बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा फोर्थ लेक्चर है फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। हमने सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और आज हम एक बहुत ही आसान टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है कैटालिसिस। इससे पहले हमने सॉल्यूशन के हवाले से पढ़ा और उसमें एडज़ॉर्प्शन का पहला फिनोमिना जो सरफेस केमिस्ट्री का सबसे पहला फिनोमिना है एडज़ॉर्प्शन का, उसको हमने डिटेल में स्टडी किया। एडज़ॉर्प्शन मॉडल भी हमने देखे, फैक्टर्स देखे जो एडज़ॉर्प्शन को स्टडी कर सकते हैं, एडज़ॉर्प्शन को चेंज कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने एक और सरफेस फिनोमिना स्टडी करना है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैटालिसिस को। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटालिसिस क्या होती है, कैटलिस्ट क्या होता है। इन चीज़ों से, इन नामों से आप फैमिलियर हैं, आप इनको यूज़ करते आए हैं। सबसे पहले 1836 में बर्ज़िलियस ने एक इस चीज़ का कंसेप्ट दिया था और कैटलिस्ट का लफ्ज़ उसने यूज़ किया था। उसने कहा कि बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि उन रिएक्शन के रेट को कुछ ऐसी स्पेसिफिक सब्सटेंसेस हैं जो उनके रेट को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं, जो उनके रेट को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं। उन्होंने सिर्फ ये चीज़ वहाँ पे नोट की थी कि ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती हैं और ऐसा करने के बाद वो खुद सब्सटेंस यूज़ नहीं होती। ड्यूरिंग द रिएक्शन वो खुद कंज्यूम नहीं होती, बगैर खुद को खर्च किए, बगैर कंज्यूम हुए वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो उसने एक इसकी अपने तौर पे रीज़न दी कि ऐसा क्यों होता है। उसने ये कहा कि बेसिकली वो जो सब्सटेंस होती है, स्पेसिफिक सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रही होती है, बेसिकली वो कहता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन वो उन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को, उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स के दरमियान बॉन्ड को लूज़ कर देती हैं। यानी एटम्स के अपने बॉन्ड लूज़ होंगे, उनके डिफरेंट न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन में वो असिस्ट करेगी। तो इस तरह से वो खुद कंज्यूम नहीं होती, वो सिर्फ उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकेज के दौरान क्या करती है, हेल्प करती है। तो इस वजह से उसने कैटालिसिस का नाम दिया, क्योंकि ग्रीक में कैटा मीन होल, एज अ होल, और लेन का मतलब होता है टू लूज। तो उस चूँकि ये सब्सटेंसेस एज अ होल बॉन्ड को क्या करती हैं, लूज़ करती हैं, तो इसलिए उसने इस प्रोसेस को कैटालिसिस का नाम दे दिया और उन सब्सटेंसेस को जो बॉन्ड को लूज़ करती हैं उनको कैटलिस्ट का नाम दे दिया। लेकिन बाद में ये देखा गया कि कैटलिस्ट का काम सिर्फ रिएक्शन को एक्सेलरेट करना नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना नहीं है। ऐसे भी कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ भी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस डेफिनेशन को फिर उन्होंने बाद में क्या किया, मॉडिफाई किया, जिसके मुताबिक कैटलिस्ट की अब जो प्रॉपर हमारे पास डेफिनेशन है वो ये है कि कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कहेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे कि हमारे स्पेसिफिक रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। तो कैटलिस्ट हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। इसलिए एक इसकी जर्नल डेफिनेशन बताई जाती है कि हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो एक ऐसी केमिकल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे, लेकिन उसके साथ शर्त एक और भी है कि इट्स सेल्फ रिमेनिंग केमिकली अनचेंज्ड। उसकी अपनी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती, ना वो केमिकली उसके अंदर कोई चेंजिंग आती है कि कंपोजिशन उसके अंदर चेंज हो जाए, वो अपनी केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, या ये ऐसी बात भी उसके अंदर नहीं होती कि वो खुद कंज्यूम हो जाए, खुद खर्च हो। जिस तरह रिएक्टेंट्स और इनका यही फ़र्क है, रिएक्टेंट तो कंज्यूम होते हैं, रिएक्टेंट आपस में खर्च होंगे और उसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता। बगैर खुद को कंज्यूम किए ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर दें, एंड रिमेन एज अ होल। एट द एंड ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट दोबारा रिप्रोड्यूस भी हो जाता है। अगर यूज़ होता भी है कहीं पे आपको नज़र लग रहा हो, हम जब मैकेनिज्म देखते होते हैं रिएक्शंस का, तो कैटलिस्ट वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसको आगे जाकर हम इसके जो कैटलिस्ट का वर्किंग मैकेनिज्म है उसकी थ्योरीज में पढ़ेंगे कि ये वहाँ पे जाके रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन एट द एंड ये दोबारा रिप्रोड्यूस हो जाता है। जितना आप रिएक्टेंट, जितना आप कैटलिस्ट एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन यूज़ करते हैं, उतनी ही कंसनट्रेशन का कैटलिस्ट, वैसी ही उसकी केमिकल नेचर, वैसी ही उसकी केमिकल स्ट्रक्चर, वैसे ही उसकी केमिकल कंपोजिशन, वैसे ही उसकी कंसनट्रेशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जब कंप्लीट होगा रिएक्शन आपका, तो कैटलिस्ट आपके पास मौजूद होगा। ठीक है जी, आपका मुंह चिढ़ा रहा होगा जी मैंने अपना काम भी कर दिखाया और मैं अभी आपके पास यहाँ पे
एज सच मौजूद हों। तो ये आपके पास कैटलिस्ट होता है। होप सो आपको कैटलिस्ट की क्लियर जो है वो कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कैटलिस्ट होता क्या है, और हर वो प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो वो कैटालिसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बताई गई है। नेक्स्ट उसके बाद थोड़ा सा इसको कैटेगराइज किया गया है कि चूंकि रिएक्शंस को देखा गया, एविडेंस हमारे पास आए जिसके अकॉर्डिंग कुछ कैटलिस्ट ऐसे थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहे थे, यानी बहुत से स्लो रिएक्शन थे, उनके अंदर हमने कैटलिस्ट को यूज़ कर दिया तो कैटलिस्ट ने उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया। कुछ रिएक्शंस ऐसे थे जिनके अंदर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। हाँ जी, ये भी हमारी ज़रूरत होती है। देखें, आपके पास जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस को आप मिलाएं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएं, ये इतना फास्ट रिएक्शन है कि विद इन सेकेंड्स ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इतना फास्ट रिएक्शन की अगर आपको काइनेटिक्स स्टडी करनी है, अगर आपको इसकी थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करना है, तो आपने देखे काइनेटिक्स को स्टडी करना है। काइनेटिक्स को आपको कहा जाता है कि इस टाइम पे आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करें। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए काइनेटिक्स को फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, हम कैसे काइनेटिक्स को फाइंड करते होते हैं, हम उसका थोड़ा सा रिएक्शन सैंपल लेते हैं, उसको टाइट्रेट करवाते हैं, उसकी कंसनट्रेशन फाइंड करते हैं, जो भी उसके मेथड्स हैं। आप अभी उसके साथ अब कैसे, इतना तो आप विद इन सेकंड्स तो आप काम नहीं कर सकते। आपको देखें, उसको सैंपल को लेना है, फिर उसको टाइट्रेट करवाना है, आपके तो 1-2-4 मिनट गुजर जाएंगे। तो लेकिन वो तो रिएक्शन विद इन सेकंड्स कंप्लीट हो गया। आप किसी टाइम पे आपको कहा गया कि आप उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करें, रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन है या प्रोडक्ट कितना बना हुआ है, यही काइनेटिक स्टडी होती है। आप ऐसा कर ही नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्शन ही इतना फास्ट है कि आपके काम करने से पहले रिएक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको नहीं पता चलेगा कि वो जो प्रोडक्ट बना वो किस स्पीड से बना, रिएक्शन का रेट क्या था। तो इतने फास्ट रिएक्शंस की रेट को, इतने फास्ट रिएक्शन की काइनेटिक को आप स्टडी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं इनके रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसमें एक काम ये भी होता है कि हम कोई ऐसा नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ कर देते हैं जो उसके रिएक्शन की रेट को कम कर देता है। फिर हम उसकी काइनेटिक्स को, या अगर आप उसका मैकेनिज़्म स्टडी करना चाह रहे हैं उसके रिएक्शन का, तो जो भी आप उसको उस रिएक्शन की स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप उस रिएक्शन की स्पीड को कम करके आप क्या कर सकते हैं। देखें, सिंपल एक कॉमन सेंस की बात है। आपने कोई ऐसी चीज़ देखनी हो, कोई वीडियो है जिसमें बहुत फास्ट मतलब उसके अंदर कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, कोई बड़ी तेज़ी से बोल रहा है, ठीक है, या फिर आपके अंदर कोई वीडियो है ऐसी जो बड़ी तेज़ी से उसके अंदर वो फ्लो कर रही है, आप उसको डीप स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, रोक रोक कर देखेंगे, आप उसकी स्पीड कम कर देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपको नहीं समझ आ रही है, मैं इतनी फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे क्या होता है, एक ऑप्शन होता है कि आप उसकी जो प्लेबैक स्पीड होती है आप उसको नॉर्मल रख सकते हैं, आप उसको नॉर्मल से कम कर सकते हैं, नॉर्मल से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको स्पीड सूट करती है, जो आपकी यानी समझने की सलाहियत के साथ जो है उसको वो करे, आप उसको समझ सकते हैं, तो आप वो स्पीड जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो उसके लिए हम नेगेटिव कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं या पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसका भी यही काम है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। अगर कोई बढ़ा रहा है तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाएगा, अगर कोई कम कर रहा है तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएगा। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट हैं। दो मेन टाइप्स होती हैं बेसिकली, एक होमोजीनियस कैटालिसिस, ये कैटालिसिस की टाइप्स हैं सॉरी, और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, और एक और एंजाइमेटिक कैटालिसिस भी होती है, वो एक अलग टॉपिक है। इससे यहाँ पे हम इन दो को ही स्टडी करेंगे। होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है, बिल्कुल सिंपल एक बात का इसका अंदर डिफरेंस है। अगर आपके पास रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट इनकी फेज़ सेम हो तो ये हमारे पास होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगी। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप जिस रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं, जो कैटालिटिक रिएक्शन है, यानी हर वो रिएक्शन मैंने कहा कैटालिसिस कहलाएगा, कैटालिटिक रिएक्शन कहलाएगा जिसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो। अब अगर कैटालिस्ट भी आपका सॉलिड है, ठीक है, और रिएक्टेंट्स जितने इन्वॉल्व हैं वो भी सारे के सारे सॉलिड्स हों, कैटलिस्ट भी आपका लिक्विड हो, रिएक्टेंट्स भी सारे लिक्विड हों, कैटलिस्ट भी आपका गैसियस फेज में हो और रिएक्टेंट्स भी सारे गैसियस फेज में हों, तो मीन टू से कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स की अगर फेज सेम हो तो ये हमारे पास होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स आपको शो हो रही हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड,
हम जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज़ करवाते हैं, आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा होगा अप्लाइड केमिस्ट्री में, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए आप सल्फ़र डाइऑक्साइड को क्या करवाते हैं, ऑक्सीडाइज़ करवाते हैं, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो भी गैस। इसमें जो कैटलिस्ट आप यूज़ करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड NO, तो ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। ये जो यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपको शो किया गया है ये कैटलिस्ट है, देखें, जो कि प्रोडक्ट में भी आपके पास शो हो रहा है, जो ये शो कर रहा है कि ये यूज़ भी हो रहा है और उतना फिर एट द एंड रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए ये कैटलिस्ट कहलाएगा। तो देखें, कैटलिस्ट भी गैस है और रिएक्टेंट्स भी गैसेज है, इसलिए होमोजीनियस कैटालिसिस की एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल आप देखें, डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, तो इसमें देखें एसिटाल्डिहाइड ये भी वेपर फेज में है, ठीक है, लिक्विड है, इसके वेपर्स बनते हैं, वेपर्स पर रिएक्ट करके आपस में यानी मीथेन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाते हैं। आयोडीन का वेपर्स हम यूज़ करते हैं, उसका आयोडीन का स्प्रे करते हैं इसके ऊपर, तो वो भी वेपर्स हैं। तो यहाँ पे भी कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स की सेम फेज है, तो ये होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगी। उसके बाद हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इसका अपोजिट कर दें कि कैटलिस्ट किसी और फेज का हो और आपके पास रिएक्टेंट्स किसी और फेज के हों, तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है एग्जांपल, combination of sulfur dioxide and oxygen in the presence of finely divided platinum और vanadium pentoxide, ठीक है। अब इसमें बेसिकली ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड का, जो पहले हमने पढ़ा था वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का नहीं था, वो किसी और प्रोसेस के लिए था। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो हम यूज़ करते होते हैं वो हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट यूज़ करते होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं यूज़ करते। तो पहले मैंने इसको थोड़ा सा वो किया। यहाँ पे देखें सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, रिएक्शन वही है यहाँ पे भी, लेकिन कैटलिस्ट हमने चेंज कर दिया। वहाँ पे कैटलिस्ट नाइट्रस ऑक्साइड था जिसकी फेज़ रिएक्टेंट की फेज़ के मुताबिक थी, यहाँ पे वेनेडियम पेंटॉक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है। कैटलिस्ट सॉलिड है लेकिन रिएक्टेंट्स आपके पास गैसियस स्टेट में हैं, तो इसलिए ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की आपके पास एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल भी आपको यहाँ पे दी गई है जिसमें लिक्विड कैटलिस्ट है, लिक्विड रिएक्टेंट है और सॉलिड कैटलिस्ट है प्लैटिनम, तो ये भी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगी। उसके बाद जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शंस, जितने भी कैटालिटिक रिएक्शंस होती हैं यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट मौजूद हो, कैटलिस्ट अपना रोल प्ले कर रहा हो, जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शंस होते हैं, तो ऐसे तमाम रिएक्शंस की कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि हर वो रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो, द कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड इन केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कोई मर्जी रिएक्शन हो जिसमें कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, तो हर कैटलिटिक रिएक्शन की ये प्रॉपर्टी होगी कि उसमें जो भी कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होगा, चाहे वो किसी भी फेज़ का हो, ठीक है, ना उसका मैस में कोई कमी आएगी, यानी जितना लेट्स सपोज 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम जितना भी आपने कैटलिस्ट यूज़ किया था, एट द एंड उतना ही उसका मैस मौजूद रहेगा, ना उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज आएगी। जिस हमने वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ किया था, ऐसा नहीं होगा कि एट द एंड वेनेडियम जो है वो टेट्राऑक्साइड बना पड़ा हो, कुछ और किसी और चीज़ के अंदर उसकी केमिकल नेचर ही चेंज हो गई हो, उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई हो। तो V2O5 आपने अगर यूज़ किया था एट द स्टार्ट, जितना यूज़ किया था एट द एंड ऑफ रिएक्शन, उतना ही V2O5 ही आपके पास क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। उसके अंदर किसी किस्म की मैस के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगी, कोई कंपोजिशन में भी चेंज नहीं आएगी। तो ये बहुत ही बिल्कुल सिंपल बातें हैं जो आप पहले इनिशियल स्टेजेस पे पढ़ चुके हैं। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक यह है कि ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज़ जनरली नीडेड। थोड़ा सा कैटलिस्ट की जो जितने भी कैटालिटिक रिएक्शंस हैं उसमें कैटलिस्ट आपको थोड़ा सा चाहिए होता है, बस थोड़ा सा, जिस तरह कहते हैं इनिशिएट ही करना है, थोड़ा सा उसको पुश देना है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े बल्क रिएक्शंस को रन करने के लिए आपको कैटलिस्ट जो चाहिए होता है वो बहुत ही थोड़ी अमाउंट में चाहिए होता है। ये नहीं होता क्योंकि इसने रिएक्शन को सिर्फ कैटलाइज करना है, यूज़ तो ये होना नहीं है, इसने ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कैटलाइज करेगा, कम होगा तो कम कैटलाइज करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसने कैटलाइज करना है रिएक्शन को। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, जिसने खुद प्रोडक्ट में जाना है तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे और उससे फ़र्क पड़ेगा। इसका जो हमारे पास है कैटलिस्ट का, तो ये इसका होना ज़रूरी है बस, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, अ कैटलिस्ट कंटेन
कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, द फंक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट इज ओनली टू अल्टर द, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। कैटलिस्ट के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो खुद से एक रिएक्शन रुका हुआ है पहले, यानी सपोज हमने सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आपस में मिक्स किया, उनके दरमियान किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, बिल्कुल वो एक ही बर्तन के अंदर तो मौजूद हैं लेकिन रिएक्शन नहीं कर रहे। हम जब उसके अंदर कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएट नहीं कर सकता। एक ऑलरेडी रनिंग में मौजूद रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। बात समझ आई? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, पहले उनके दरमियान रिएक्शन हो रहा होगा, अब उनका रेट बहुत स्लो हो सकता है। ये हो सकता है कि वो पूरा एक दिन में एक मालिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो सकता है, चाहे जितना मर्जी स्लो हो, लेकिन रिएक्शन हो रहा होता है। ये एग्जांपल दी मैंने आपको समझाने के लिए। तो मीन कैटलिस्ट एक ऑलरेडी जो रिएक्शन रनिंग में होगा, जो चल रहा होगा, चाहे जिस मर्जी रेट के साथ हो, वो रिएक्शन खुद से हो रहा होगा। यानी ये जो चीज़ होती है थर्मोडायनामिक्स डिसाइड करेगी कि कोई से दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने आपको शायद एग्जांपल नहीं किसी और क्लास में दी है कि वाटर का एक गिलास बनाने के लिए ना, वाटर का मालिक्यूल आपने बनाने, वाटर बनाने उसको, उसके लिए आपको थर्मोडायनामिक्स ये बताएगी, आप थर्मोडायनामिक्स स्टडी करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वाटर का एक मालिक्यूल बनाने के लिए एक मालिक्यूल हाइड्रोजन, ठीक है, और हाफ मालिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए H2O, ठीक है। मीन कौन से रिएक्टेंट्स मिलें तो वाटर बनेगा। तो आपने थर्मोडायनामिक स्टडी की, उसने ये बताया कि वाटर बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए स्पेसिफिक स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में, ठीक है। तो ये आपको किसने बताया? थर्मोडायनामिक्स ने। थर्मोडायनामिक्स में आप उसकी एंथैल्पी, उसकी एंट्रोपी, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करते हैं। अगर किसी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में आ जाए तो आप कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन तो होगा, वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप मिक्स कर दें, वाटर बन जाएगा। तो क्या सिंपली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर देने से रिएक्शन हो जाएगा? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, थर्मोडायनामिक्स ने हमें बता दिया। लेकिन एक गिलास वाटर का बनाने के लिए 100 साल लगते हैं। जी हाँ, ये सच है। उसका क्या मतलब है कि ये आपस में सिंपल, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर देंगे और आप बैठ जाएँ कि जी वाटर बन जाएगा, तो ये इतना स्लो रिएक्शन है, इतना स्लो रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इसका रेट इतना स्लो है कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऑब्वियसली आप इतना वेट तो नहीं कर सकेंगे। आप चाहेंगे विद इन सेकंड्स पानी का गिलास बन जाए और आप पिएँ, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? उसके बाद कैनेटिक स्टार्ट हो जाती है। आप उसकी कैनेटिक स्टडी करेंगे, कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, कौन से फैक्टर्स ऐड करें। तो उसके लिए आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आप डिफरेंट सारे, उसमें फिर एक डिटेल आ जाती है। आप थर्ड सेमेस्टर में इसका पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं। तो एक चीज़ उसमें कैटलिस्ट भी है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, इसको आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो खैर, कैटलिस्ट भी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम 100 साल इंतज़ार नहीं कर सकते, हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन उनके दरमियान पहले चल रहा था, बहुत स्लो था, कैटलिस्ट ने जाकर उसको कैटलाइज कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। अल्लाह अकबर। So function of a catalyst is only to alter the speed of the reaction which is already occurring at a particular rate। पहले किसी कम स्पीड से हो रहा होगा, अब कैटलिस्ट साहब उसको जाकर पुश कर देंगे, उसकी स्पीड बढ़ा देंगे, बस क्या करेंगे। और फोर्थ वन, द कैटलिस्ट, क्या लिखा है? द कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये भी कॉमन बात है, कैटलिस्ट के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो रिएक्शन को स्टार्ट कर सके, ना ही कैटलिस्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हो रहा है वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही चेंज कर दे। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हुआ, एक टाइम पे आपको पता है कि उन दोनों की इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है किसी पोजीशन पे जाकर। तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं ताकि फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो। ली-शार्ट्रियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, हम प्रोडक्ट में से रिमूव कर देते हैं, हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वॉल्यूम, प्रेशर वगैरह। लेकिन कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। कैटलिस्ट क्या करेगा, जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ये काम करेगा ना, रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करवा देगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन जल्दी हो जाएगी। लेकिन जितनी वो कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में जिस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम होगा, कैटलिस्ट की मौजूदगी में भी उसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ये अलग बात है कि कैटलिस्ट
जल्दी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करवा देगा। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। फिफ्थ में, कैटलिस्ट इज जनरली स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। बड़ी सिंपल बात है, इसका मतलब भी वही है कि एक कैटलिस्ट जो है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ़र डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन के लिए हम वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ करते हैं, तो वे ये इस स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए हम वैनेडियम पेंटॉक्साइड को ही यूज़ कर सकते हैं, किसी और को नहीं कर सकते। ठीक है, जो इसका एक काम है, यानी स्पेसिफिक होने का ये मतलब है कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जो मर्जी रिएक्शन है कोई सा भी आप जाकर कैटलिस्ट वहाँ पे ऐड कर दें वो उसको कैटलाइज कर देगा, नहीं। एक कैटलिस्ट सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन को या ग्रुप ऑफ सिमिलर केमिकल रिएक्शंस को ही वो कैटलाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल बात है, आप इसको समझ सकते हैं जी। आगे बढ़ेंगे, छठे नंबर पे हमारे पास है कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव व्हेन फाइनली डिवाइडेड। कैटलिस्ट की जब आप डिटेल में जाएंगे तो कैटलिस्ट का आप सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, अगर सॉलिड फॉर्म में आप कैटलिस्ट को जितनी पाउडर फॉर्म में चेंज कर देंगे तो उसकी कैटलिटिक एक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हम प्लाटीनियम को यूज़ करते हैं, सॉलिड फॉर्म में है, उसके पैलेट्स होते हैं, अगर आप उसके क्या बना लें, सिंपल आप उसको पाउडर में पीस कर दें तो क्या होगा, जितना ज़्यादा आप पाउडर में पीसेंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो नंबर ऑफ़ एक्टिव साइट्स बढ़ जाएंगे। जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी तो आप इसका, जब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पे भी जाकर आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जितनी एक्टिव साइट्स ज़्यादा होंगी ज़ाहिर है उतना कैटालिटिक एक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी। तो आप हमेशा पढ़ते हैं कि जो जिस आप सरफेस केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस एरिया का वहाँ पे एक फैक्टर था। टाइम हो रहा है तकरीबन 3, छुट्टी का टाइम हो रहा है, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म है। तो कैटलिस्ट इज़ मोर इफेक्टिव एंड फाइनली डिवाइडेड। ठीक है, और 7 पे, अ चेंज ऑफ टेम्परेचर alters the rate of a catalytic reaction as it would do for the same reaction without a catalyst। अगर आप इस पे कैटलिस्ट और टेम्परेचर जो है ये दोनों रिएक्शन को रेट को बढ़ाते हैं, लेकिन दोनों का मोड ऑफ मैकेनिज़्म डिफरेंट है। यहाँ पे वो ये कहता है कि अगर एक आपके पास कैटालिटिक रिएक्शन है, कैटालिटिक रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो भी कैटालिटिक एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक तो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, उसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर ज़िद करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो फिर कैटालिटिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देगा। कैसे, वो कैटलिस्ट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, कैटलिस्ट के अंदर वो मॉडिफिकेशन कर देगा, उसकी कंपोजिशन चेंज कर देगा। तो चूंकि वो कैटलिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है इसलिए वो कैटालिटिक एक्टिविटी को भी क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एक कैटालिटिक रिएक्शन भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक काम करता है। ये भी आप पढ़ते होते हैं कि हर कैटलिस्ट को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, जिस टेम्परेचर पे वो क्या कर सकता है, काम करता है। जिस तरह हम बायो कैटलिस्ट की बात करें, एंजाइम्स की बात करें, तो एंजाइम्स को भी क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जिस पे वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक बात भी है, एक कैटलिस्ट को अच्छे से काम करने के लिए उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर तक आप एक कैटलिस्ट के कैटालिटिक रिएक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। उसके बाद भी अगर आप उसकी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर कैटालिटिक एक्टिविटी मीन रेट ऑफ रिएक्शन को वो क्या कर देगा, स्लो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसको देख लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारे पास थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस हैं या कुछ बेसिक टर्म्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। थैंक यू।